हेलो टू एवरीवन। इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के इस सेक्शन में हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स थे इसमें हमने सबसे पहले बैंड थ्योरी का कॉन्सेप्ट जाना और बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में हमने क्लासीफाई किया कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। और इंसुलेटर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंडक्टर्स के ठीक अपोजिट हैं, जबकि सेमीकंडक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। अब सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनमें हम देखें तो दो टाइप्स के होते हैं मेनली, एक इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बेस्ड है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और देखिए जो सेमीकंडक्टर्स है आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, गेट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। तो आज का जो क्लास है वो इस पर बेस्ड रहेगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का मतलब हो गया प्योर सेमीकंडक्टर्स, जिसमें आपने डोपिंग नहीं किया है, ऐसे सेमीकंडक्टर्स। अब सबसे पहली बात आती है कि सेमीकंडक्टर्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सेमीकंडक्टर्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये इंसुलेटर्स और जो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, इंसुलेटर्स और कंडक्टर होते हैं, इनके बीच में इनकी कंडक्टिविटी लाई करती है। हमने बैंड गैप भी देखा था कि जो इंसुलेटर्स का बैंड गैप होता है और कंडक्टर्स का बैंड गैप होता है, इनके बीच में कहीं सेमीकंडक्टर्स का बैंड गैप होता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मोबिलिटी, इन सब चीज़ों में भी डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। आज हम देखेंगे टेम्परेचर के साथ किस प्रकार से कंडक्टिविटी जो है वो वेरी करती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन भी है, ठीक है, और प्रैक्टिकल में भी इसका यूज़ आता है। सेमीकंडक्टर्स जो है वो इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं जो टेम्परेचर बहुत कम हो, यानी टेम्परेचर ऑलमोस्ट कितना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जब 0 केल्विन है, बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर ये कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। और नॉर्मल टेम्परेचर पे तो सेमीकंडक्टर्स हैं ही, ठीक है। आज सेमीकंडक्टर्स का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। पीएन जंक्शन इससे फॉर्म होता है और पीएन जंक्शन से हमारे पास लेज़र है, ठीक है, एलईडी है, सोलर सेल है, फोटो डायोड है, जिनर डायोड है, वो जिसे हम वोल्टेज रेगुलेटर में जो है यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर है, बहुत सारी जगह पर सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है। जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो वैलेंस बैंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहेंगे, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे एटम के साथ। और कोवेलेंट बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है इस केस में, वैसा हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, इनको थोड़ी सी अगर एनर्जी मिल जाए एक्स्ट्रा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये थोड़ा लूजली बाउंड ही रहेंगे, तो ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड से ब्रेक कर जाएंगे और फिर उसके बाद वो कंडक्शन बैंड में पहुँचेंगे। तो बात ये आती है कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन था तो थर्मल एनर्जी जो था वो लगभग ना के बराबर था। थर्मल एनर्जी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को मिल नहीं पाया, इसलिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे और वो टाइटली बाउंड थे। इसका मतलब वो फ्री नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर इंसुलेटर्स हैं, यानी कंडक्टिविटी बहुत कम देखने को मिल रही है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो टूटने लगेगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने लगेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास वैलेंस बैंड है, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के बीच का ये हमारे पास है बैंड गैप एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैलेंस बैंड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा कर दिया, तो ऐसे केस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्री हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी अधिक होने के कारण दे विल गो, इनफ एनर्जी इतनी होती है कि वो कंडक्शन बैंड में चले जाएं। तो कंडक्शन बैंड में जब वो जाएंगे तो पीछे वैलेंस बैंड में होल्स जो हैं वो यहाँ पर लेफ्ट कर जाएंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार से डिनोट कर रहे हैं तो होल्स को आपको ऐसे डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है। होल्स का मतलब क्या हुआ, होल्स का मतलब हो गया हमारे पास, दिस इज इक्विवेलेंट टू, होल्स का मतलब हो गया हमारे पास वैकेंसी, वैकेंसी क्रिएट हो गया, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद नहीं है, इलेक्ट्रॉन ने अपना क्योंकि साइट खाली छोड़ा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होने के बाद कंडक्शन बैंड में चले गए हैं, तो यहाँ पर क्या मौजूद रहेगा, होल्स मौजूद रहेगा। लेकिन होगा क्या कि होल्स की वैकेंसी फिल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के अंदर पहले से ही बाउंड है, जो कोई नियर बाय होगा वो इलेक्ट्रॉन इस होल की वैकेंसी को फिल कर देगा। लेकिन जब वहां पर होल क्रिएट होगा दूसरी जगह पर, वहां पर फिर दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस प्रकार से प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो होल्स की मूवमेंट है, जो कि सेमीकंडक्टर्स में हम कहते भी हैं कि भी सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है,
सेमीकंडक्टर से उसमें होल का मूवमेंट भी हो रहा होता है। हम ऐसा कहते हैं ना कि जो चार्ज कैरियर्स हैं वो दो होते हैं सेमीकंडक्टर्स में, एक तो इलेक्ट्रॉन्स हैं ही हैं जो कि फ्री हुए हैं, ठीक है, थर्मल एनर्जी उनको मिलते के साथ ही, और एक हमारे पास होता है कि जो वैलेंस बैंड से यहाँ से इन्होंने लेफ्ट किया है, ठीक है, अपनी साइड को, तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए हैं तो पीछे क्या छोड़ा है, होल। तो होल को जस्ट ऐसा मान लो कि अपोजिट माना है इलेक्ट्रॉन के, जैसे कि चार्ज है तो इसका अपोजिट माना है, बट मास डिफरेंट होता है, ठीक है। होल्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव अज्यूम किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज जो है इसके ऊपर अज्यूम किया जाता है। और होल्स का जो मूवमेंट है सेमीकंडक्टर्स के अंदर वो कुछ इसी प्रकार से है कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास वैकेंसी क्रिएट हुआ, तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसकी वैकेंसी को फिल करेगा, बाउंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, तो हमारे पास यहाँ फिर दोबारा से एक होल क्रिएट हो जाएगा, फिर कोई एक दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर यहाँ पर होल क्रिएट होगा, तो ये होल की मूवमेंट है दरअसल। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो होल्स की मूवमेंट है सेमीकंडक्टर्स में, दिस इज इक्विवेलेंट टू मूवमेंट ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन्स विद इन द एटम, ऐसा कहा जा सकता है, विद इन द एटम, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो होल्स हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इनके ऊपर चार्ज अपोजिट होता है, चार्ज कैसा होता है, अपोजिट होता है, ठीक है, और मास जो है वो सेम रहता है, जैसा हमारे पास किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है, ठीक है। तो हम ऐसा, अब देखिए यहां पर जो है होल्स जो रहेंगे, इनकी मोबिलिटी की बात जब हम करें, मोबिलिटी की, तो इनकी मोबिलिटी का फॉर्मूला भी है हमारे पास है। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला होल्स के केस में होता है म्यू एन, या म्यू ई भी नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, मल्टीप्लाइड एन वी डिवाइड बाई पी, ये हमारे पास होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास होगा। अब ये एन वी क्या चीज है, एन वी हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड, ठीक है, और जो P है ये क्या रहेगा हमारे पास, नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। तो इस प्रकार से मोबिलिटी को हम लोग डिनोट भी कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि मोबिलिटी होल्स की अधिक होती है कि इलेक्ट्रॉन की अधिक होती है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये कैसा पता लगाएंगे, देखो इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री है, इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री है थर्मल एनर्जी मिलने के कारण, और होल्स का मूवमेंट जो कि बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के समान है, और बाउंड इलेक्ट्रॉन एटम के साथ बाउंड है, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम ही रही है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है, अधिक है। अब क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अधिक है तो इसका मूवमेंट भी क्या रहेगा, इसका मूवमेंट अधिक तेजी से रहेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी वो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनका अधिक रहेगा देन द होल्स, ऐसा कहा जा सकता है। आप खुद ही बताइए एक बार, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर चुके हैं, तो इनकी एनर्जी भी अधिक रहेगी, आसानी से मूव कर सकते हैं ये, ठीक है, मोर इजीली दे विल फ्लो, ठीक है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी मोबिलिटी अधिक रहेगी होल्स से, जहां पर होल्स को हमने अज्यूम किया है कि बाउंड इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, मूवमेंट होता है, इसी का मूवमेंट इक्विवेलेंट है होल्स का मूवमेंट इनसाइड द सेमीकंडक्टर्स। एक्चुअल में होल्स मूवमेंट नहीं करते, लेकिन बाउंड इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं, और जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो होल्स का मूवमेंट, यानी कि जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, इनका मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है, और इनका मूवमेंट जो स्टार्ट होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट की डायरेक्शन जो है वो समान रहती है, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन जो होल्स रहते हैं इनके ऊपर क्योंकि चार्ज पॉजिटिव माना है, तो होल्स का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से अपोजिट माना जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो हमारे पास रहेगा, थोड़ा स्लो जरूर है, ठीक है, क्योंकि इनका जो देख रहे हैं मोबिलिटी काफी कम है, तो ये स्लोली मूव करेंगे टाइम के साथ। तो टाइम के साथ क्योंकि ये स्लोली मूव करेंगे, ये अधिक तेजी से मूव करेंगे, तो इनकी वजह से करंट भी थोड़ा अधिक ही आपको देखने को मिलेगा, इनकी वजह से करंट बहुत कम देखने को मिलेगा। बट जब कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखा जाता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो दोनों चीजों को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, होल्स को भी और इलेक्ट्रॉन्स को भी, ठीक है। तो वो हम देखते हैं एक बार। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने अब डिस्कस किया कि जो म्यू एच का वैल्यू है वो लेस रहेगा म्यू ई से, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बात ये करते हैं कि जो कंडक्टिविटी होता है किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो वो बराबर हो जाएगा हमारे पास एन, ठीक है, एन ई म्यू ई प्लस में पी ई म्यू पी, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ये एन और पी क्या चीज है, ये एन और पी है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ द होल्स, ठीक है, इनसाइड द वैलेंस बैंड, और ये जो ई है ये चार्ज है हमारे पास, ठीक है। चार्ज का सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, चार्ज का अपोजिट साइन है वैसे तो,
ठीक है, होल्स के केस में और इस केस में। और म्यू ई और म्यू पी की जगह पे म्यू एच यूज़ कर लें, क्योंकि हम एच यूज़ कर रहे हैं होल्स के लिए और ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। तो अब इसमें हम लिख सकते हैं ई और एन म्यू ई प्लस में पी म्यू एच, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में एक और खास बात है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाते हैं उतने ही होल्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं वैलेंस बैंड में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स कंसंट्रेशन है, जो कि हम Ni कह रहे हैं, वो किस किस की वजह से है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स की वजह से, ठीक है। और ये दोनों आपस में बराबर ही होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, जानते हैं, बल्कि ये तीनों बराबर हैं आपस में। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन जो कि हमारे पास चार्ज कैरियर्स हैं वो बराबर रहेगा किसके? n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे पास फ्री हुए हैं, और ये है नंबर ऑफ होल्स जो क्रिएट हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे, बराबर इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन एंड दीज डिनोट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द वैलेंस बैंड, ठीक है। अब देखिए यहां से आप ऐसा लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट Np, अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई करें, दिस इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, यहां से लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास जो है एक लॉ कहलाता है, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ N एंड P, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, इसको ये कहा जाता है, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि जो सिग्मा है वो, चलो ये फॉर्मूला है, फिर इसके बाद एक फॉर्मूला और भी आता है इसका, Ni स्क्वायर टो डिवाइड बाय m, ये हमारे पास आता है। हालांकि डुड मॉडल से आया है, ठीक है, जो कि कंडक्टर्स के लिए वैलिड है, हालांकि यहां पर भी वैलिड रहेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सिग्मा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस n, ठीक है, या p भी कह सकते हो, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। एक्चुअल में यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाउंड है, होल्स बाउंड है, ऐसे केस में हम लोग m स्टार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अफेक्टिव मास इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी म्यू आएगा ना यहाँ पे, N E म्यू है ना, तो दिस, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि मोबिलिटी, क्योंकि दिस इंप्लाइज दैट मोबिलिटी, क्योंकि होल्स की हम देख रहे हैं कम है इलेक्ट्रॉन की बजाय, और मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल अफेक्टिव मास के, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि M E स्टार ग्रेटर होगा, ठीक है, M E स्टार सॉरी लेस होगा, ठीक है, किससे? M H स्टार से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, आपसे पूछा जा सकता है ये फैक्ट्स दोनों के दोनों, यानी इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन्स का कम होता है होल्स के इफेक्टिव मास से। ये दोनों रिजल्ट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आल्सो हम यहाँ पे क्योंकि n और p का वैल्यू सेम ले रहे हैं Ni के बराबर, तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं सिग्मा का फॉर्मूला Ni और ये E और म्यू ई प्लस में म्यू एच। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ रहे हैं आपके पास, और यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया और ये सारे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अब मैं क्या करता हूं, यहां से मुझे एक्चुअल में कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन देख रहा है कि टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ सेमीकंडक्टर्स में किस प्रकार से ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी कर रही होती है। तो इसका वेरिएशन एक्चुअल में डिपेंड करेगा कि ये जो हमारे पास इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है ये टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, ठीक है। साथ ही साथ में मोबिलिटी भी एक्चुअल में टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होती है, ठीक है। और ये मोबिलिटी डिपेंड करती है कि हमारे पास भाई कोई इंपरफेक्शंस तो नहीं है, कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है सेमीकंडक्टर्स के अंदर, या फिर लेटिस के स्कैटरिंग होने के कारण भी यहां पर मोबिलिटी टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिलता है, उसको भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल Ni का हम लोग देखते हैं, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, किस प्रकार से ये सेमीकंडक्टर्स में बिहेव करता है। आपने पढ़ा भी होगा कि जो कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है, ये सब एक्सपोनेंशियली वेरी करते हैं सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। तो इस बात को चलिए एक बार प्रूव भी कर देते हैं। सो कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इन केस ऑफ वैलेंस बैंड, वो हम लोग यहां से निकाल लेते हैं। सो n का फॉर्मूला जो रहेगा, n का फॉर्मूला यहां पर रहेगा NV, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और आप खुद से देख सकते हैं अगर ये हमारे पास में, बल्कि E के डायग्राम से आप देखें, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यहां हमारे पास फेर्मी लेवल है, ठीक है, कहीं यहां पर फेर्मी लेवल रहेगा। अब जरूरी नहीं है कि मिड में हो, अभी उस बात को भी प्रूव करूंगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में फेर्मी लेवल ठीक मिड में लाई करता है, फिर कुछ भी टेम्परेचर हो जाए। इस बात को हम लोग प्रूव करेंगे जब एक्सप्रेशन पूरा डिराइव करेंगे, तो लास्ट में ये बात सामने आएगी कि फेर्मी एनर्जी ठीक बीचों बीच लाई करता है इंट्रिंसिक में, ठीक है। और ये है टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, जिसको मैं EV से डिनोट कर देता हूँ और इसको EC से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल एक्सपोनेंशियल हम लिख रहे हैं माइनस साइन, ठीक है,
तो एनर्जी गैप, क्योंकि हम किसके लिए लिख रहे हैं, देखो एनवी क्या चीज़ है यहाँ पे, एनवी है नंबर ऑफ स्टेट्स जो अवेलेबल है किसके लिए अवेलेबल है, एन लिख रहे हैं तो एनसी आएगा यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर लिख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ द वैलेंस बैंड, ठीक है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्री हुए हैं टू गो इनटू द कंडक्शन बैंड, ऐसा भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू गो इनटू द कंडक्शन बैंड, दिस मस्ट इक्वल टू एनसी। एनसी यहां पर क्या है, एनसी यहां पर है अफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, अफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होता है, ये मैंने पहले बताया था, नंबर ऑफ अलाउड, जो अलाउड हमारे पास में स्टेट्स रहेंगी जिसमें अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की ऑक्युपाई होने की, दैट नंबर इज डिनोट बाय द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो कंडक्शन बैंड में क्योंकि ये जा रहे हैं वैलेंस बैंड से, तो कंडक्शन बैंड का आप लोगों ने लिख दिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड की बजाय आप अगर कंडक्शन बैंड लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जा तो फिलहाल वही रहे हैं टेम्परेचर बढ़ने के साथ, ठीक है। और यहां पर हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस, तो डिफरेंस एनर्जी के बीच आपने देखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां पर गए हैं और जो भी हम एनर्जी का डिफरेंस देखेंगे तो एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट आपको देखना पड़ेगा कि एनर्जी का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि ये वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, बीच में कहीं फेर्मी लेवल लाई कर रहा होगा, तो फेर्मी लेवल को हम क्या मानते हैं, फेर्मी लेवल को हम रेफरेंस लेवल मान करके चलते हैं। अगर ये रेफरेंस लेवल है, ये एनर्जी है टू द मिनिमा ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टू द मिनिमा ऑफ दिस कंडक्शन बैंड, तो ये जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस कितना होगा, EC माइनस EF, क्योंकि EC यहां पर ज्यादा है ना, ठीक है। सो दिस इज इन E के रिलेशन। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं वो भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई हो सकते हैं, एक डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स, एक हो सकते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स, इसके बारे में भी डील करेंगे आगे जाकर के, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास, तो यहां लिखेंगे EC माइनस EF और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा KT, ठीक है। इसी प्रकार का एक्सप्रेशन आप नंबर ऑफ होल्स के लिए भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड इन वैलेंस बैंड, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा P इज इक्वल टू NV, और NV क्या चीज है, NV डिनोट्स द अफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन केस ऑफ द वैलेंस बैंड, ठीक है। तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप जस्ट यहां लिख लेना। और एक्सपोनेंशियल, यहां पर भी डिफरेंस देखना है हम लोगों ने, माइनस डेल बाई KT होता है यहां पे। तो डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस कितने का है, रेफरेंस लेवल ये है और रेफरेंस लेवल क्योंकि अधिक है तो EF माइनस EV, तो यहां पर लिखेंगे EF माइनस EV और डिवाइड बाय KT, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सिग्मा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है NI के, और लॉ ऑफ मास एक्शन से हम जानते हैं कि NI स्क्वायर दिस इज इक्वल टू NP, और यू से दैट NI इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ NP, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो क्यों ना N और P का वैल्यू मैं यहां और यहां से यहां पर रख दूं, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट में NC NV, ये हमारे पास हो जाएगा। फिर इसके बाद में एक्सपोनेंशियल, ठीक है, और इसके बाद में यहां पर हो जाएगा, बल्कि सारा रूट में ले लो, एक काम करो अभी फिलहाल के लिए तो, ठीक है, सब कुछ अभी रूट में ले लेता हूं मैं। और एक्सपोनेंशियल में ये अब पावर्स जो है वो जुड़ जाएंगे ना आपस में, तो माइनस ले लो बाहर और अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो EC माइनस EF प्लस में EF माइनस में EV, ठीक है, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास KT, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और देखो EC माइनस EV, EC माइनस EV, तो ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस कितने के बराबर होता है, दिस डिफरेंस गिव्स अस द बैंड गैप एनर्जी, ठीक है, वो मिनिमम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है फ्री होने के लिए, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा तो कंडक्शन बैंड में जाएगा, तो मिनिमम एनर्जी उसको कितनी चाहिए फ्री होने के लिए, बैंड गैप एनर्जी के बराबर चाहिए होगा, ठीक है, या उससे अधिक भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहां पर इसको मैं EG लिख देता हूं, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट में NC, ठीक है, NC NV, और अब यहां से मैं ये रूट हटा रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं E की पावर माइनस का, और ये बैंड गैप एनर्जी आ जाएगा EG डिवाइड बाय 2kBT, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज NI, ठीक है। अच्छा, अब ये बात आती है कि जो NC और NV का वैल्यू है वो किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है, ये NC और NV का वैल्यू किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आप NI का वैल्यू देखेंगे। तो ये दो चीजों पर निर्भर करता है, एक हमारे पास है इफेक्टिव मास और दूसरा हमारे पास है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ऑब्वियसली बात है, जितना टेम्परेचर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो नंबर ऑफ अवेलेबल जो स्टेट्स होती है वो हमारे पास में बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये NC और NV हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर और इफेक्टिव मास का फंक्शन रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा उसको हम लोग देखते हैं एक बार। अब देखिए यहां से जो NC है और जो NV है वो किस प्रकार से डिपेंड होंगे, तो NC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ME स्टार और टेम्परेचर की पावर 3/2 के साथ वेरिएशन होता है। इन सिमिलर वे जो NV है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MH स्टार एंड T और इसकी पावर 3/2, इस प्रकार से वेरिएशन इसका देखने को मिलता है।
अगर ये वैल्यूज यहाँ पर पुट की जाए तो एन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इज इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि कुछ यहाँ पर कांस्टेंट भी होना चाहिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में एम ई स्टार, ठीक है, टी स्क्वायर और एम एच स्टार, और इसकी कंप्लीट पावर 3/2, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज ई की पावर माइनस ई जी बाई 2 के टी, ठीक है, नेक्स्ट इज एन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एम ई स्टार और एम एच स्टार, ठीक है, इसकी पावर कितना हो गया 3/4, और टी की पावर हो गया हमारे पास 3/2, और ई की पावर हो गया माइनस ई जी बाई 2 के टी, यही होगा हमारे पास, ठीक है। चाहो तो आप इसकी पावर हाफ लिख लो और फिर आप पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका आप देखेंगे यही आ रहा है सेम टू सेम। और अब यहाँ से जो है कंडक्टिविटी वो हम निकाल सकते हैं। कंडक्टिविटी होता है हमारे पास एन आई, ठीक है, एन ई म्यू, ठीक है, एन ई म्यू हमारे पास होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है कि ये मोबिलिटी का फंक्शन है, ठीक है, म्यू एच प्लस में बल्कि पूरा फॉर्मूला देखेंगे तो इस प्रकार से ये आता है, ठीक है। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई एंड म्यू। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट ही हो गया एक तरीके से, है ना, कांस्टेंट क्वांटिटी होगी हमारे पास ये, तो टी की पावर 3/2, नेक्स्ट इज म्यू एंड नेक्स्ट इज ई की पावर माइनस ई जी बाई 2 के टी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है आप लोगों का, सेमीकंडक्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ये बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो म्यू है मोबिलिटी, ये दो फैक्टर्स पर निर्भर करता है, ठीक है। दो फैक्टर्स कौन कौन से? एक हमारे पास है स्कैटरिंग मैकेनिज्म जब होता है इसके अंदर, ठीक है, स्कैटरिंग मैकेनिज्म जब होता है सेमीकंडक्टर्स में तो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक होगा लेटिस स्कैटरिंग और एक हमारे पास होगा इम्प्योरिटीज स्कैटरिंग। ये क्या होते हैं इम्प्योरिटी स्कैटरिंग और लेटिस स्कैटरिंग? इसका मतलब हुआ जब हम लेटिस स्कैटरिंग की बात करेंगे, इसका मतलब जो हाई टेम्परेचर होगा तो लेटिस का वाइब्रेशंस अफेक्ट करेगा किसको? मोबिलिटी को, ठीक है, मोबिलिटी को अफेक्ट करेगा हाई टेम्परेचर जैसे होगा, और ये लो टेम्परेचर पर होता है, ठीक है, इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। इम्प्योरिटी स्कैटरिंग का मतलब हो गया कि जो भी सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटीज मौजूद हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास में सेमीकंडक्टर्स के अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद हैं, उन इम्प्योरिटीज के साथ इंटरेक्शन होता है अगर इलेक्ट्रॉन्स का या होल्स का मूवमेंट के दौरान, तो भी मोबिलिटी क्या होगी हमारे पास डिपेंड करेगी, ठीक है, अफेक्ट हो जाएगी उससे। तो ये ध्यान रखना है, ये लो टेम्परेचर पर होता है और ये हाई टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डिस्कस करता हूं। देखो, जैसे मान लो लेटिस स्कैटरिंग होने लग रहा है तो लेटिस वाइब्रेशंस होंगे। लेटिस वाइब्रेशंस अगर होंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोबिलिटी हमारा क्या होगा? मोबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि वाइब्रेशंस की वजह से क्या होगा, बार बार जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव कर रहे थे एक स्ट्रेट पाथ के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस के अंदर, तो उनको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को यहां पर थोड़ा सा हिंड्रेंस पैदा होगी उसके अंदर। तो क्योंकि यहां पर हिंड्रेंस पैदा हुई है ड्यू टू लेटेस्ट वाइब्रेशंस, तो मोबिलिटी जो मोबिलिटी था वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन हमारे पास है जो कि डिक्रीज कर रहा है, दिस इज लाइक दिस, कि एक्सपेरिमेंट्स में सेटिस्फाई हो चुका है कि मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2, या ऐसा कह सकते हैं टी की पावर -3/2, ये हम लोग कह सकते हैं। एंड दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड एट द हाई टेम्परेचर। जब लो टेम्परेचर होगा, ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बहुत कम हुआ मान लो, तो लो टेम्परेचर पर इंप्योरिटी स्कैटरिंग होगा, ठीक है। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। लो टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्लोली मूव करेंगे, ठीक है, स्लोली मूव करेंगे, और क्योंकि वो स्लोली मूव कर रहे हैं तो इनका इंटरेक्शन इंप्योरिटी आयंस के साथ में क्या होने लग जाएगा? ज्यादा होगा इस केस में। तो अगर ये ज्यादा होगा इसका मतलब मोबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा? मोबिलिटी हमारा रिड्यूस होगा। इंटरेक्शन जितना अधिक, मोबिलिटी उतना कम हो जाएगा। तो यहां पर इसका अपोजिट भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फास्टली मूव करेंगे, तो इतना इंटरेक्शन इंप्योरिटी आयंस के साथ नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, और मोबिलिटी धीरे धीरे लगातार बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यहां इनवर्सली का था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर पर म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2, ठीक है। तो ये फैक्टर्स मुझे देखने को मिलते हैं। मोबिलिटी इस प्रकार से टेम्परेचर का फंक्शन होता है सेमीकंडक्टर्स में। अब यहां पर मैं केस लेकर के चल रहा हूं कि अगर हमारे पास हाई टेम्परेचर होता है तो फिर ये सिग्मा का वैल्यू किस प्रकार से वेरी करता है। तो देखो, अगर हाई टेम्परेचर केस लेकर के चल रहे हैं, केस है यहां पे हाई टेम्परेचर का, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे अगर हम ये वैल्यू लिखें तो सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2, और हाई टेम्परेचर पे ये ऑब्जर्व हो रहा था टी की पावर -3/2, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल आउट, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा। तो सिग्मा यानी कंडक्टिविटी एक्सपोनेंशियल ही वेरी करेगा, ई की पावर -Eg/2 kT,
ठीक है। अब क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो इसको हटाएंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू सम सिग्मा नोट और ई की पावर माइनस ई जी बाई 2kT। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है और यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें मैकेनिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका एक बार ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से एक्सपेरिमेंटली जब हम करते हैं तो बैंड गैप जो है वो फाइंड आउट करने के काम आता है। जो स्लोप होगा हम देखेंगे, यहां सबसे पहले नेचुरल लॉगरिथम लेंगे दोनों तरफ, फिर नेचुरल लॉगरिथम और 1/t का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ईजी का वैल्यू बैंड गैप एनर्जी आपको मिल जाएगा स्लोप से, ठीक है। तो उसको एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। सो टेम्परेचर का जो हमारे पास में वेरिएशन होता है, सेमीकंडक्टर्स हो चाहे कंडक्टर्स हो, बहुत सेंसिटिव वेरिएशन है ना। और यहीं से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन भी उठाता है कि हल्का सा टेम्परेचर, वेरी वेरी लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, इस प्रकार के केस वो लेकर के चलता है, ठीक है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास सिग्मा और म्यू और जो टी का ग्राफ अगर हम देखें तो वो भी हम लोग ड्रा कर सकते हैं। लो टेम्परेचर पर हमने देखा, ठीक है, लो टेम्परेचर पर म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर -3/2 और हाई टेम्परेचर पर देख रहे थे म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2। इस ग्राफ को अगर हम यहां पर प्लॉट करना चाहें तो बिल्कुल ठीक इस प्रकार से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ये डिनोट कर रहा है लो टेम्परेचर के ऊपर लेटिस नहीं, इम्प्योरिटी स्कैटरिंग, ठीक है, दिस इज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग, और ये डिनोट कर रहा है लेटिस स्कैटरिंग को, ठीक है। यहां पर t की पावर 3/2 है और यहां पर t की पावर -3/2। इस प्रकार का ग्राफ भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और जो अभी हमने रिजल्ट डिराइव किया है दैट वाज सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट ई की पावर -Eg/2kBt या 2kT, ठीक है, जो कि n के लिए भी सेम वेरी करेगा, ni इज इक्वल टू, ठीक है, n नॉट ई की पावर -Eg/2kT, सेम इसके लिए वेरी करेगा बिकॉज सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो टेम्परेचर बहुत सेंसिटिव पार्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे मेटल्स था, तो मेटल्स के केस में मैंने आप लोगों को इससे पिछले लेक्चर में समरफेल्ड थ्योरम में आपको बताया कि Cv इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब होता है ना। ये कब होता है? ये हमारे पास होता है जब टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर जब कम होगा उस समय ये केस बनता है। लेकिन अगर टेम्परेचर वेरी हाई हो गया तो ऐसे केस में ये रिलेशन नहीं होता। आपको पता होना चाहिए ये रिलेशन नहीं होता। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो फिर रिलेशन क्या होगा? हाई टेम्परेचर पर, वेरी हाई टेम्परेचर पर ये तो अल्फा टी रहेगा, बट ये डिबे थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि डिबे थ्योरी में लो टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट टी क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इसको टी क्यूब लो भी बोलते हैं। लेकिन हाई टेम्परेचर पर आइंस्टीन है, ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारे पास डिबे थ्योरी है, ये सब कहती हैं कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 3R के लगभग वेरी कर जाता है। तो इस प्रकार से वेरिएशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है एक काम करते हैं, दोनों तरफ नेचुरल लॉगरिथम लेते हैं। तो दोनों तरफ नेचुरल लॉगरिथम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ln सिग्मा इज इक्वल टू ln सिग्मा नोड, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का Eg डिवाइड बाय 2kT। तो अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, किसके बीच का ग्राफ ड्रॉ अगर हम कर रहे हैं ln सिग्मा वर्सेस 1/t का, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव में इंटरसेप्ट है, तो पॉजिटिव में कहीं इंटरसेप्ट यहाँ तक मान लेते हैं हम लोग ln सिग्मा नोड, ठीक है। फिर ये है माइनस Eg/2kB और 1/t तो हमारे पास ये है, तो माइनस Eg/2kB क्या चीज हुआ? स्लोप हुआ नेगेटिव साइन के साथ। इसका मतलब स्लोप अगर हमारा डिक्रीजिंग है तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, इस प्रकार से होगा, ओके। और यहाँ पर इसका स्लोप कितना होगा इस लाइन का? तो स्लोप हो जाएगा हमारे पास माइनस का Eg डिवाइड बाय 2kB, ठीक है। तो Eg का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? Eg का वैल्यू आ गया 2kB और इंटू में स्लोप, और स्लोप नेगेटिव आएगा तो वो नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सपेरिमेंट्स या प्रैक्टिकल में हम लोग करते भी हैं और Eg का वैल्यू सोल्व करते हैं। जैसे जर्मेनियम में तो वेरीफाई करते हैं कि जर्मेनियम के लिए आ जाए हमारे पास 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन है तो कितना आ जाए हमारे पास 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए। तो ये वेरिफिकेशन हम लोग इसको करते हैं। अगर कंडक्टिविटी से रेजिस्टिविटी देखना चाहते हो तो वो भी हम लोग देख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होता है अपोजिट, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ρ इज इक्वल टू ρ नोड e टू द पावर, यहां पर हमारे पास हो जाएगा प्लस का Eg/2kBt, तो ये हो जाएगा प्लस का Eg डिवाइड बाय 2kT, ठीक है। तो इसमें अगर आप वेरिएशन देखेंगे तो यहां पर देखेंगे ln ρ और डिवाइड बाय 1/t, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ऐसे हम लोग इसको जो है बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ये डिक्रीजिंग कर गया ln सिग्मा और ये हमारे पास इंक्रीजिंग कर गया। बट ध्यान रखिएगा अगर सिर्फ और सिर्फ आप रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ बना रहे हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है जैसे जैसे, तो कंडक्टिविटी हमारा बढ़ रहा है क्योंकि हम सेमीकंडक्टर से कंडक्टर्स की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारा कंडक्टिविटी बढ़ेगा जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा। अब इस केस में तो ln ρ वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाया है तो ये इंक्रीजिंग आया है,
लेकिन अगर आप लोग रो वर्सेस टी का ग्राफ बनाएंगे तो ये डिक्रीजिंग आएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये डिक्रीजिंग आएगा आप लोगों का, ठीक है। सो ये हमारे पास ग्राफ बनते हैं। अब जो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको हम लोग करते हैं कि जो फेर्मी लेवल है वो मिडवे में लाई करता है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, प्रूव दैट फेर्मी लेवल, ठीक है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज एट मिडवे या एग्जैक्टली एट lies exactly in midway of valence band and conduction band, ठीक है, midway to valence band and conduction band। इस बात को हमने प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हम लोग जानते हैं कि n, p और ni बराबर होते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने फ्री हो रहे हैं वैलेंस बैंड से उतने नंबर ऑफ होल्स जनरेट होंगे, और यही हमारे पास कैरियर्स जो है उसमें भाग लेंगे, तो कैरियर कंसंट्रेशन इंट्रिंसिक की और बराबर रहेगा नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब बराबर है, ठीक है। तो क्योंकि n और p बराबर है तो n और p के एक्सप्रेशंस भी मैंने आप लोगों को बताए थे। n का एक्सप्रेशन बताया था nc, और यहाँ पर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस का nc है। एक बार फिर देख लेते हैं, ये इस प्रकार से था ec, ये था हमारे पास ev, और यहाँ पर था हमारे पास eg, सॉरी ef, ठीक है, फेर्मी लेवल था ना, यहाँ पे फेर्मी लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे EC माइनस EF, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, KT हो जाएगा। बराबर करेंगे इसको किसके, NV के, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, और यहाँ हो जाएगा माइनस का EF माइनस EV और डिवाइड बाय KT। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा NC बाय NV, दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, ठीक है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं EV माइनस EF और प्लस में EC और माइनस का EF, है ना। इस टर्म को इधर लेकर के जाओ और एक्सपोनेंशियल वाले को जो है हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं पावर्स के, तो पावर्स में मैं कर रहा हूँ, और डिवाइड पे हो जाएगा हमारे पास KT। यहाँ ध्यान से देख रहे हो तो EF टू EF कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, आप रेशो निकाल रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल रिमूव करने के लिए मैं दोनों तरफ नेचुरल लॉगरिथम ले लेता हूँ, तो यहाँ से जाएगा L ऑफ NC बाय NV, दिस इज इक्वल टू EV प्लस में EC और माइनस में हो जाएगा हमारे पास में 2EF और डिवाइड पे हो जाएगा हमारे पास KT, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, ओके। अब आप जानते हैं कि जो NC और NC बाय NV है, दिस शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ME स्टार डिवाइड बाय MH स्टार की पावर 3/2, बताया था मैंने। हालांकि टेम्परेचर भी है तो T की पावर 3/2 यहाँ पर भी आएगा, T की पावर 3/2 यहाँ पर भी आएगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस पर डिपेंडेंसी नहीं है। रेशियो में अगर हम देखें तो अफेक्टिव मास का है डिपेंडेंसी, तो क्यों ना इसको मैं यहाँ से रिप्लेस अगर करूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ln ऑफ ME स्टार डिवाइड बाय MH स्टार, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू KT से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो KT हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू EV प्लस EC और माइनस में हो जाएगा 2EF, ठीक है। और एक चीज़ और है, इसकी पावर 3/2 है, तो 3/2 नेचुरल लॉगरिथम लेंगे तो प्रॉपर्टी लगाने से 3/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अब आगे चलते हैं, मुझे तो EF निकालना है यहाँ से, तो EF निकालते हैं, इस वाले टर्म को इधर ले आते हैं, इस वाले टर्म को उधर ले आते हैं, ठीक है, EF निकालते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको 2EF इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास EC प्लस EV और माइनस में 3/2 KT ln ऑफ ME स्टार डिवाइड बाय MH स्टार, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं EF इज इक्वल टू EC प्लस EV डिवाइड बाय 2 एंड माइनस में 3/4 एंड KT ln ऑफ ME स्टार डिवाइड बाय MH स्टार। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, समझ लीजिए इसको, ठीक है। गेट के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है, गेट में आता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। अब केस लेकर के चल सकते हैं हम लोग। केस ये रहेगा, इफ अगर हम जानते हैं टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए, टेम्परेचर कितना हो जाए, 0 केल्विन हो जाए, तो ऐसे केस में एक चीज और भी होगा साथ साथ, जो अफेक्टिव मास होगा इलेक्ट्रॉन का और जो होल्स का, ये भी बराबर ही हो जाएगा एक तरीके से। आप ऐसे समझिए ME स्टार इज इक्वल टू MH स्टार, बात एक ही है। या तो आप ये कंसिडर कर लीजिए या ये कंसिडर कर लीजिए, दोनों सेम हैपनिंग होगा एक ही टाइम पे। तो ये टेम्परेचर वाली टर्म कितना हो गया, 0 हो गया, और ln क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ln 1 हो गया, ln 1 भी कितना होता है 0, तो क्योंकि पूरी टर्म कितना हो गया 0, दैट मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि EF इज इक्वल टू EC प्लस EV डिवाइड बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ कि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड का हाफ पे लाई कर रहा है फेर्मी लेवल, तो ये बात प्रूव हो जाती है यहाँ पे। अब आप सोचेंगे सर टेम्परेचर बढ़ा दें तो फिर क्या है फेर्मी लेवल शिफ्ट नहीं होगा, वो भी देख लेते हैं एक बार। केस नंबर 1 था, केस नंबर 2। अब इफ
टेम्परेचर डज नॉट इक्वल टू 0 केल्विन, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं हुआ तो क्या होगा? तो हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास में म्यू था, मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी आप खुद से देखिए एक बार, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से नंबर ऑफ कोलिजन्स के जो चांसेस हैं वो भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो इस मोबिलिटी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? मोबिलिटी हमारा क्या होगा? मोबिलिटी डिक्रीज होगा, मोबिलिटी हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा। और मोबिलिटी डिक्रीज होने के कारण, ये ऑब्वियसली हम जानते भी हैं इस चीज को, कि लेटिस वाइब्रेशंस अधिक होंगे, लेटिस इंपरफेक्शंस देखने को मिलेंगे, है ना, लेटिस स्कैटरिंग जिसको हम पढ़ रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, हमने एक टर्म पढ़ी थी लेटिस स्कैटरिंग, यानी लेटिस वाइब्रेशंस होंगे। तो लेटिस वाइब्रेशंस अगर हो रहे हैं तो मोबिलिटी हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। तो म्यू इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स जो हमने स्टार्टिंग में एक रिलेशन देखा था कि होल्स का मोबिलिटी कम रहता है इलेक्ट्रॉन से, बिकॉज दीज आर बाउंड, दीज आर फ्री, ठीक है। तो ये रिलेशन भी कहीं ना कहीं हमेशा के लिए ट्रू नहीं होगा। आप सोच रहे हैं हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगा, और अगर ये रिलेशन हमेशा के लिए ट्रू नहीं होगा तो हम ऐसा कहेंगे कि जो ये रिलेशन होगा कि एम स्टार इज लेस देन एम एच स्टार, तो ये रिलेशन भी हमेशा सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है, ये रिलेशन भी हमेशा सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रख लेना। तो ये जो रेशियो आप देख रहे हैं एम स्टार बाय एम एच स्टार का, एम स्टार डिवाइड बाय एम एच स्टार, दिस शुड बी लेस देन 1, दिस शुड बी लेस देन 1। तो कहीं ना कहीं ये आपका कुछ ना कुछ फैक्टर डिपेंड करेगा, बट इतना नहीं आएगा कि जितना आप बहुत ज्यादा समझ रहे हैं। हमारे पास कोई थोड़ा बहुत स्लाइटली आप समझ सकते हैं, स्लाइटली ऊपर नीचे हो सकता है ग्राफ के अंदर, स्लाइटली ऊपर नीचे मैं कह रहा हूं। ये अगर हमारे पास फेर्मी लेवल है तो स्लाइटली ऊपर या स्लाइटली नीचे जा सकता है, डिपेंडिंग की टेम्परेचर कितना ले रहे हैं इसके हिसाब से, ठीक है। बट बाकी हम ऐसा कह सकते हैं कि कितना ही टेम्परेचर हो, ठीक है, क्योंकि स्लाइट वेरिएशन है तो नेग्लेक्ट भी कर सकता हूं मैं, तो कितना ही टेम्परेचर हो हमेशा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फेर्मी लेवल लगभग मिडवे के अंदर ही लाई करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चंस करे, और एक बार मैं आपका जो है आज जो भी हमने सीखा है इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वो बता देता हूं। सो सेमीकंडक्टर्स की सबसे पहली बात आती है कि टेम्परेचर 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर्स बनते हैं, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरी बात, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो क्रिएट होंगे, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या होंगे? इंक्रीजिंग करेंगे। दैट मीन्स कंडक्टिविटी हमारा बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी घटेगा, बट कोलिजन्स जो है जैसे हाई टेम्परेचर के ऊपर कोलिजन्स, यानी हमारे पास कह सकते हैं कि लेटिस वाइब्रेशंस अधिक देखने को मिलते हैं। लेटिस स्कैटरिंग की वजह से जो मोबिलिटी है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड हमें देखने को मिला कि जो होल्स हैं उनकी मोबिलिटी लेस होती है इलेक्ट्रॉन से, और दिस इंप्लाइज दैट क्योंकि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव मास, सो वी से दैट कि इफेक्टिव मास होल्स का हमारे पास क्या रहेगा? अधिक रहेगा इलेक्ट्रॉन्स की बजाय। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखने को मिला कि जो सिग्मा है या कह लो एन आई है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा नोड या एन आई नोड, और ई की पावर हो जाएगा माइनस ई जी डिवाइड बाय 2 kBt। तो वेरिएशन कैसा है? एक्सपोनेंशियली वेरिएशन है। फिफ्थ पॉइंट हमें देखने को मिला कि जो रेजिस्टिविटी है रो नोड ई टू द पावर प्लस ई जी बाई 2 kBt हमें देखने को मिला, ठीक है। फिर सिक्स्थ पॉइंट था हमारे पास कि n इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन आई था हमारे पास में फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास हो जाएगा एन पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। ये फैक्टर भी हमें देखने को मिला। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा कि ई एफ का वैल्यू हमें देखने को मिला ई सी प्लस ई वी डिवाइड बाई 2 एंड माइनस में 3/4 के टी एल एन ऑफ एम ई स्टार डिवाइड बाई एम एच स्टार। तो ये भी हमें फॉर्मूला देखने को मिला, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे पास आ जाता है। एक 8वां और लिख सकते हो इस केस के अंदर कि जो म्यू है इट इज़ वेरिएशन कुछ इस प्रकार से होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर -3/2 फॉर हाई टेम्परेचर एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2 फॉर लो टेम्परेचर। एक्चुअल फॉर्मूले में यहाँ पर टी की पावर 3/2 भी आता है, तो यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होता है, तो यहाँ पर टी की पावर -3/2 भी आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई। फिर हाई टेम्परेचर पे आप चाहे टेम्परेचर वाली ये वाली टर्म जो है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हमें देखने को मिले। एक बात और थी लास्ट कि जो NC और NV था इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MH स्टार टेम्परेचर की पावर 3/2 के साथ एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी यहाँ कंडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन आएगा, MH स्टार टेम्परेचर इसकी पावर 3/2। सो दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। आज की क्लास के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स यानी डोपिंग हम लोग करेंगे, उसके भी आपके एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।